नमस्कार साथियों। हम हाइट इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। हाइट कैसे इंक्रीज हो सकती है एक्यूप्रेशर के द्वारा, इसका आज हम वर्णन करेंगे एपिसोड नंबर 4 में। इससे पहले हम 3 एपिसोड कर चुके हैं। उसमें हम कुछ एस्पेक्ट्स आपको बता चुके हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हाइट का हम के बारे में हम थिंकिंग करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा था कि किडनी एसेंस जो है, यानी कि जो जब आपका जो एग है, फीमेल का जो एग और स्पर्म आपस में कांटेक्ट होता है, तो इस एग में और इस स्पर्म में जो है एक एसेंस होता है ना, जिसको हम प्रीनेटल एनर्जी बोलते हैं। तो अगर वो जब ये कंसीव हो गया एग, जब जायगोट बन गया, तो इसको हम जो है किडनी एसेंस कहां पर है, ये किडनी एसेंस से उसको ट्रीट करता है। जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उस एग में, या जेनेटिकल प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं या किसी भी ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं किडनी एसेंस का। यानी कि स्पर्म और एग, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि आपको जानकारी के लिए कि किडनी एसेंस मतलब प्रीनेटल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। उसके द्वारा मैंने बताया था कि क्रिएशन होता है आपको न्यूरल ट्यूब में, आपको कॉन्सेप्शन वेसल क्रिएट होती है जिसका जो मास्टर पॉइंट LU7 है, जो फ्रंट ऑफ द बॉडी को क्रिएट करता है। गवर्निंग वेसल क्रिएट होती है जिसका मास्टर पॉइंट SI3 है। ये बैक ऑफ द बॉडी क्रिएट होती है। इसके क्रिएट होने के बाद जैसे कि जब आपका बैक या एक जब न्यूरल ट्यूब आपकी जो फॉर्म हो जाती है, उसके क्रिएट होने के बाद आपके कुछ जो ऑर्गन है वो क्रिएट होने शुरू होते हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, टिपिल वार्मर, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। ये तो हमारे यांग ऑर्गन है। ऐसे ही यिन ऑर्गन भी, जैसे किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है, हार्ट है, पेरिकार्डियम है, लंग्स है। इसके अलावा चैनल भी जो वो बाकी के वेसल भी हैं, जैसे यांग हील वेसल, यिन हील वेसल, यांग लिंकिंग वेसल, यिन लिंकिंग वेसल्स, बेल्ट वेसल और चांगबो वेसल। ये उसकी आपके जब न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो जाती है उसके बाद ये क्रिएट होने शुरू होते हैं। अब ये चैनल बता लो इनको, या एज पर एलोपैथिक ऑर्गन इसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्गन, यानी किडनी ऑर्गन कैसे बन रहा है, लीवर चैनल कैसे बन रही है, लीवर ऑर्गन कैसे फॉर्म हो रहा है। तो पहले हमारा किडनी एसेंस यानी कि 2 एसेंस मिले, उसके बाद हमारा न्यूरल ट्यूब फॉर्म हुई जिसमें कंसेप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल फॉर्म हुई। उसके बाद सब ऑर्गन जो है वो बनने शुरू होते हैं। अब ट्रीटमेंट अगर हमें किसी का करना है, जैसे कि मैं बात करूं जेनेटिक्स में, अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर में अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? पहले किडनी एसेंस के पॉइंट हम लगाएंगे। किडनी एसेंस के पॉइंट कौन से होते हैं? K3, K6, CV4, governing vessel 4, governing vessel 14, governing vessel 20, urinary bladder 11, urinary bladder 15, urinary bladder 23 और गोल ब्लैडर 39। ये गलती लिखा गया 38, ये है 39 है। दिस इज गोल ब्लैडर 39 है, ये मेरे से गलत लिखा गया था 39। तो अब इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे? हम करेंगे कंसेप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल का ट्रीटमेंट। पहले हमने क्या लगाया? किडनी एसेंस लगाया। अभी हम मैं जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं। किडनी एसेंस के पॉइंट लगाए, फिर मैंने लगाया कंसेप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल, यानी कि LU7 लगाया मैंने और SI3 को ट्रीट किया। ये ट्रीट कैसे करेंगे? गवर्निंग वेसल और जो कंसेप्शन वेसल से ट्रीट कैसे करेंगे? हमेशा जरूरी नहीं है कि ये टोन हो, जरूरी नहीं है कि ये सिडेट हो पॉइंट। इन पॉइंट को हम एनर्जी निकालेंगे, इन्फ्रेंस निकालेंगे। इन्फ्रेंस कैसे निकालेंगे इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें से आप देख सकते हैं। सबसे पहला वीडियो ही है ये कि हम एनर्जी कैसे निकालते हैं या इन्फ्रेंस कैसे निकालते हैं, वो आप सर्च करोगे वीडियो तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे टोन आता है तो टोन लगाना है LU7, और SI7 जैसे सिडेट आता है तो सिडेट लगाना है। जैसे भी आता है वैसे आपको लगाना है। फिर क्या है? नाउ सेलेक्ट द वीक ऑर्गन्स ऑफ द पेरेंट, मतलब जो पेरेंट्स का कोई वीक ऑर्गन है अगर मुझे डायग्नोज है, तो उस ऑर्गन का मैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट को लगाऊंगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इफ मदर और फादर
वन ऑफ देम हैविंग वीक लंग्स। अगर कोई एग्जाम्पल अगर मैंने लिया कि जैसे बच्चा कोई हुआ है, उसका मदर है या फादर है, किसी को वीक लंग्स की प्रॉब्लम है या लंग से रिलेटेड कोई डिसीज है उनको, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका लंग्स वीक है, मदर का या फादर का लंग्स वीक है। तो उसके जो बेटे के अंदर या उसका जो चाइल्ड है उसके अंदर, उसका जो जब वो फॉर्म हो रहा है, यानी कि मैंने आपको बताया कि जब वो ऑर्गन फॉर्म होगा, यानी कि जब लंग्स फॉर्म होगा उसका, तो वो उसका जो सेल है, जो सेल जो वहां से आया है, यानी कि जब लंग्स का सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन जब बनेगा, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, तो ये थोड़ा वीक बनेगा। मेरी बात समझे कि जब वीक एक एक सेल जो है एक वीक आया है, यानी कि जब जो ये स्पर्म है, जो ये एग है, इसके अंदर पूरे जो भी सेल, जो भी सब ऑर्गन के सेल है, मदर के भी और फादर के भी, दोनों का मिलन से अब ये सेल से बनता है टिश्यूज, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। जब ये ऑर्गन क्रिएट हो रहा होगा बॉडी के अंदर, तो ये जो सेल है, जो कि लंग्स का जो सेल वहां पर आया है, ये वीक है, तो ये लंग्स भी वीक जो है वो प्रोड्यूस करेगा, यानी कि वो क्रिएट करेगा। क्लियर, समझ में आया? ऐसे जैसे इफ ए मदर और फादर, उनमें से किसी का हार्ट वीक है और हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज उसको है, तो उसके बच्चे को वो हार्ट वीक हो सकता है। यानी कि अब मैं दोबारा से बता दूं कि पहले क्या हुआ कि किडनी एसेंस, यानी कि स्पर्म एंड ओवम में से वो हार्ट का जो सेल है वो वीक आया वहां से। तो मैंने जो है जब वीक आया तो मुझे यहाँ पर उस हार्ट को जो है टोन करना है। तो टोन कैसे करूंगा? मैं पहले लगाऊंगा किडनी एसेंस, फिर लगाऊंगा कंसप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल्स के पॉइंट, फिर मैं उस वीक ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट को मैं टोन करूंगा। क्लियर है? यानी कि लंग्स के लिए मैं LU9 को टोन करूंगा, हार्ट के लिए मैं H7 उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है उसको मैं टोन करूंगा। टोन करने से क्या होगा, वो मेरा जो ऑर्गन है जो जेनेटिकली डिसऑर्डर से वीक आया है, तो किडनी एसेंस मैंने, यानी कि अभी वो फिर दोबारा से वही पाथ मैं उसको दे रहा हूं। पाथ मतलब किडनी एसेंस दिया मैंने, फिर मैंने न्यूरल ट्यूब का ट्रीटमेंट दिया, फिर मैंने उसको ऑर्गन जो वीक है उसका ट्रीटमेंट दिया। तो इससे मेरा क्या है, वो जो कभी भी मैं अगर वो ट्रीटमेंट शुरू करता हूं, चाहे वो मैं हाइट इंक्रीज के लिए ट्रीट कर रहा हूं, चाहे मैं कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर के लिए ट्रीट कर रहा हूं, तो मैं ट्रीटमेंट ऐसे ही करूंगा। अगर मेरा हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, हाइट आपकी इंक्रीज कब होगी? जब आपके सारे ऑर्गन अंदर से वो डेवलप्ड होंगे, यानी कि सब ऑर्गन को एनर्जी सही प्रकार से जा रही होगी। अगर किसी भी ऑर्गन में सही प्रकार से एनर्जी नहीं जा रही है ये किडनी एसेंस की, तो आपका वो ऑर्गन वीक होगा। ऑर्गन वीक होगा तो उसका इफेक्ट आपके हाइट पे पड़ेगा, है ना? जब किडनी एसेंस का काम क्या है, वो आपके जितने भी ऑर्गन है उसको पुष्पित करने का काम है, प्रफुल्लित करने का काम है ना? तो अगर जैसे कि वो एक पौधा होता है, जैसे पेड़ है, उसमें से फूल बनता है या उसका फल बनता है, वो फूल और फल जब ही वो अच्छी प्रकार से जो है खिल पाएंगे, जब उसको जो है हम सही प्रकार से खाद पानी जो है, जो भी उसको हम दे रहे हैं, उससे वो ग्रो होने लगे। तो ग्रो करने का, हमारी बॉडी को ग्रो करने का जो पूरा है वो है एसेंस। वो कौन दे रहा है? किडनी एसेंस। तो किडनी एसेंस से गवर्निंग वेसल और कंसप्शन वेसल क्रिएट हुई। उसके बाद जो वो ऑर्गन क्रिएट हो रहा है, अगर वो ऑर्गन वीक मदर और फादर से आ रहा है जेनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से, तो मैं उस ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट को ट्रीट करूंगा। ठीक है ना? अगर मदर और फादर को कोई सीडेंट्री लाइफस्टाइल है और उसकी वजह से लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से एक डिसीज होती है, तो वहां पर हमें क्या ट्रीटमेंट करना होगा? हमें वहां पर चांगमो वेसल का ट्रीटमेंट भी करना होगा। जैसे कि चांगमो वेसल कौन सी है? जिसको बोलते हैं SP4। वो क्या काम करती है? आपके जो वीक ऑर्गन है, सॉरी, वो क्या काम करेगी? जो आपकी जो फूड एनर्जी है या सीडेंट्री लाइफस्टाइल से क्या कहां पर प्रॉब्लम आती है? आपकी फूड एनर्जी में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो कंसप्शन वेसल है, ये सी ऑफ फूड एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर समुद्र ऑफ फूड एनर्जी का समुद्र है इस मेरिडियन में। तो आप SP4 को ट्रीट करोगे, जिससे कि सी ऑफ फूड की आपकी टोन हो जाएगी। और डायबिटीज के लिए पेनक्रियाज जिम्मेदार है, और पेनक्रियाज की जो एनर्जी होती है वो स्प्लीन की एनर्जी होती है। तो यहां पर मुझे स्प्लीन का SP3 पॉइंट जो है ऑर्गन सोर्स पॉइंट को
यूज करना होगा। तो मेरी बात अगर समझ में आई, मुझे डायग्नोज करना होगा कि मदर और फादर से कौन सा ऑर्गन वीक बच्चे में आया है। उस बच्चे में वीक ऑर्गन जेनेटिकली जब अगर वो वीक आ रहा है, जीन्स उसका वीक आया है, तो मुझे उसका किडनी एसेंस प्लस कंसेप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल्स और उसके साथ में मुझे उस वीक ऑर्गन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट को ट्रीट करना होगा। क्लियर है? ऑल जेनेटिकल डिसऑर्डर लाइक जैसे डाउन सिंड्रोम है, डच ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, हिमोक्रोमोसाइटोसिस है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि आपका आयरन जो है बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है जिसकी आपका ऑर्गन डैमेज हो जाता है। हीमोफीलिया है, मार्फन सिंड्रोम है, मार्फन सिंड्रोम में मैंने आपको बताया था जिसमें हाथ और पैर लंबे हो जाते हैं। थैलेसीमिया है, एंजिलमैन सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, ए रेयर सिंड्रोम है कॉजिंग फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है बच्चों में। और ऐसे ही मैं हाइट के रिलेटेड प्रॉब्लम की भी मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे डिसऑर्डर भी जो जेनेटिकल डिसऑर्डर वो भी इसी प्रकार के ट्रीट होंगे। और इसी प्रकार जो हाइट के भी अगर मुझे ट्रीटमेंट करना है, मदर और फादर में वो जीन्स जो है वो शॉर्ट हाइटेड आया है, तो उसको भी मुझे इसी प्रकार में ट्रीटमेंट करना होगा। फिर दोबारा मैं क्लियर कर दूं, पहले आपको ट्रीटमेंट करना होगा किडनी एसेंस का, साथ में पॉइंट ऐड करने होंगे LU7 और SI3 को, और साथ में वीक जो आपका ऑर्गन आया है उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट को ट्रीट करना होगा। थोड़ा और डिटेल अगर हम पढ़ना चाहें उसको, अगर हम और डिटेल में बात करना चाहें, मैं जो बता रहा हूं वो ये है, टू अंडरस्टैंड मोर डीपली वी शुड नो द एनर्जी फ्लो इन द मेरिडियन। हमें मेरिडियन में कैसे एनर्जी फ्लो होता है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स क्या है, वो रिजर्वायर ऑफ द एनर्जी है, एनर्जी का रिजर्वायर, वहां पे बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट रहती है। और वो ओरिजिनल की के पास होता है, यानी कि आपके ओरिजिनल की के पास से मतलब है वो आपका जो ओरिजिनल की मतलब जो प्रीनेटल की है उसके पास होता है, जिसको हम सोर्स की भी बोलते हैं। उसका मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब द एक्सिस एनर्जी फ्रॉम द मेन मेरिडियन। जो मेन मेरिडियन यानी कि जो हम 12 मेरिडियन की बात कर रहे हैं, उससे जो उसमें अगर कोई किसी वजह से एक्सिस एनर्जी आ गई है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, या कभी उन मेरिडियन में डेफिशिएंसी हो रही है एनर्जी की, तो वो जो आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स है उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो जो 12 मेरिडियन है वो एक प्रकार से रिवर की तरह है, वो रिजर्वायर से वहां पर पानी आता है, और उससे जो है अगर रिवर में हमारे पानी ज्यादा आ रहा है तो हमें रिजर्वायर को वहां पे स्टॉप करना होगा, और वो जो है उसको हम बैलेंस करते हैं। इसका एक फिगर मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि सोर्स की यानी कि प्रीनेटल की है, उसके बहुत पास आपकी 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैं, जिसमें हम पहले सबसे पहले जो नियरेस्ट है वो है कंसेप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल, और उसके जो पेरिफेरल एरिया में वो 12 रेगुलर मेरिडियन है। एनर्जी फ्लो को अगर हम देखें, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि लंग्स का मैंने एग्जाम्पल लिया, उसमें एनर्जी कैसे फ्लो होती है। अगर मैं कॉस्मिक एनर्जी की बात करता हूं, पहले कॉस्मिक एनर्जी से मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है कि वो जो आपके वातावरण में जो भी कॉस्मोस में एनर्जी है वो आपकी मेरिडियन कैसे एब्जॉर्ब करती है। आपकी हर मेरिडियन में एक हॉररी पॉइंट होता है। अगर जिसको हॉररी पॉइंट के बारे में नहीं मालूम मालूम है तो मेरे और वीडियो देखें जिसमें हॉररी पॉइंट के बारे में लिखा गया है, बताया गया है, उसके वीडियो भी हैं। और नहीं तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बात करेंगे तो मैं आपको कोई ना कोई आपको उसका सॉल्यूशन में बताऊंगा। तो हॉररी जो पॉइंट होता है वो कॉस्मस से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि हम लंग्स की बात कर रहे हैं, लंग्स का जो मेटल पॉइंट है, उसका अपना जो ऑन एलिमेंट पॉइंट है वो उसका हॉररी पॉइंट होता है। वो क्या करता है, कॉस्मस से मेटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और लंग्स मेरिडियन को दे देता है। लंग्स मेरिडियन को कहां पर देता है, वो उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे देता है। लंग्स मेरिडियन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट कौन सा है, LU9 है। LU9 को वो अपने ऑर्गन सोर्स पॉइंट को एनर्जी देगा। LU9 से वो एनर्जी पूरी मेरिडियन में फ्लो करती है। अगर LU9 में एनर्जी पूरी है आपकी, यानी पूरी मात्रा में है, तो आपके जो लंग्स मेरिडियन में एनर्जी पूरी प्रकार से फ्लो होगी, और जो उससे रिलेटेड ऑर्गन है वो भी आपका स्वस्थ रहेगा। ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे ये हॉररी एनर्जी आई आपकी, यानी कि आपकी जो मेटल एनर्जी जो कॉस्मोस एनर्जी से आई वो आई। लेकिन यहां पर ऑर्गन सोर्स पॉइंट के पास
जो है प्रीनेटल एनर्जी भी रहती है जो कि किडनी एसेंस से आती है, कॉस्मस एनर्जी जो कि हॉररी पॉइंट से आती है, और फूड एनर्जी जो कि हम खाने से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो भी आपकी जो एनर्जी है, तीनों एनर्जी जो है वो कहां पर होती है, आपके ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे होती है। मेरी बात दोबारा सुने, प्रीनेटल एनर्जी यानी कि किडनी एसेंस, कॉस्मस एनर्जी जो कि हॉररी पॉइंट से आती है, और फूड एनर्जी जो कि आप खाने से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो तीनों एनर्जी आपके ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे आती हैं, और ये तीनों एनर्जी आपके लंग्स मेरिडियन में फ्लो करती है। जब ये सही प्रकार से फ्लो करते हैं तो आपका लंग्स जो ऑर्गन है वो भी स्वस्थ रहता है। दोबारा मैं आपको बताऊं कि अब जो ये एनर्जी थी, अगर मैंने ये बताया था कि यहां पर कि मेन मेरिडियन, ये जो मेन फंक्शन क्या है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का, एब्जॉर्ब द एक्सिस एनर्जी ऑफ द मेन मेरिडियन एंड ट्रांसफर दिस एनर्जी व्हेन द मेन मेरिडियन आर नीडेड, व्हेन नीडेड। तो ये जो आपका मैंने बताया कि कॉस्मिक एनर्जी है, ये कहां पर आई आपकी LU9 पॉइंट पे आई, जो कि उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। अगर ये एनर्जी किसी प्रकार से ज्यादा यहां पर आ गई ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे, फूड एनर्जी में ज्यादा आ गई, यहाँ पर आ गई, या आपकी प्री नेट एनर्जी यहाँ पर जो कि ज्यादा नहीं आ सकती, वो यहाँ पर आई, कम आ रही है तो हम टोन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं आ सकती, तो इन तीनों को मिलाकर अगर ये एनर्जी यहाँ पर हमारी एक्सिस एनर्जी हो रही है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। एक्सिस एनर्जी कहाँ चली जाती है, जो अगर जो जितनी एनर्जी चाहिए, मैं इसका जो संबंध बताता हूँ कि एक तरह से बैटरी की तरह काम करता है। जैसे कि आपके मोटरसाइकिल में बैटरी 12 वोल्ट की है, वो जब चार्ज हो जाती है तो उसके बाद वो कट हो जाती है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा नहीं होता है। जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है और चार्ज होने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी जो साइड में बच जाती है, जो कि हमारी कॉस्मोस एनर्जी या फूड एनर्जी से आ रही है, वो बाद में चली जाती है आपकी जी क्लेफ्ट पॉइंट पर। जी क्लेफ्ट पॉइंट ही इस मेरिडियन में एक और पॉइंट होता है, और इस जी क्लेफ्ट पॉइंट से वो मेरिडियन जो है ट्रांसफर हो जाती है अंदर 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के पास। जब कभी आपका ये ऑर्गन वीक होता है, या LU9 यानी कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे एनर्जी कम होती है, तो ये रिवर्स एनर्जी यानी कि आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स है वहां से एनर्जी वापस आती है जी क्लेफ्ट पॉइंट पे, और वहां से आने के बाद वापस LU9 पॉइंट को टोन कर देती है। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि जी क्लेफ्ट पॉइंट जो है एज ए पावर बैंक की तरह काम करता है। जैसे कि आपका जो मोबाइल जब कभी डिस्चार्ज हो जाता है तो पावर बैंक से जो एनर्जी से हम कई रास्ते में उसको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। तो LU9 पे जो एनर्जी रहती है वो हमारी हमेशा जितनी जरूरत है उतनी एनर्जी हमारी रहती है। अगर कम है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल से वो वापस आ सकती है ना, या कम है तो वो एब्जॉर्ब करती रहती है किडनी एसेंस से, फूड की से, और कॉस्मिक एनर्जी से। तो ये एनर्जी की मैंने आपको बात बताई कि अब इसका जैसे हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यदि कोई ऑर्गन अनडेवलप्ड है आपका, हमें ट्रीटमेंट करना है यदि कोई ऑर्गन अनडेवलप्ड है, फॉर एग्जाम्पल किसी का यूट्रस अनडेवलप्ड है ना, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, किडनी एसेंस को ट्रीट करेंगे, कंसप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल को ट्रीट करेंगे, फूड एनर्जी को हमें ट्रीट करना है, क्योंकि किसी चीज को जब नरिश करना है, अनडेवलप्ड करना है, तो फूड एनर्जी वहां पर हमें देनी होगी। जैसे कोई भी अगर मैंने कोई पौधा लगाया है, कोई मैंने पेड़ लगाया है, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसमें कुछ खाद वगैरह देंगे, उसको फूड देंगे, तो वो फूड एनर्जी कौन सी कहां से आएगी, वो फूड एनर्जी आती है चांगमू वेसल से। दैट इज द सी ऑफ फूड एनर्जी, वो फूड एनर्जी का सी है। और लीवर जो यूट्रस है उसको जो एनर्जी सप्लाई करता है वो करता है लीवर, तो वहां पर हमें लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी का ऑर्गन कोई अनडेवलप्ड है, मैं एग्जाम्पल अगर यूट्रस की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। यूट्रस को ट्रीटमेंट करें, पहले हम किडनी एसेंस को लगाएंगे, कंसप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल को ट्रीट करेंगे, फूड एनर्जी जिसमें कि चांगमो वेसल जो कि SP4 पॉइंट है उसको यूज करेंगे, साथ में हम लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे। लीवर ब्लड डेफिशिएंसी का क्या पॉइंट है, वो मेरी बुक आती है हाउ टू डायग्नोज अ डिसीज, उस बुक में से आप ये इसको पॉइंट को देख सकते हैं कौन से पॉइंट होते हैं। अनडेवलप्ड अगर जैसे सेकेंडरी कर्वेचर आपका अनडेवलप्ड है, कोई किसी का स्पाइन जो है, जो कोई बच्चा है उसकी अभी जैसे वो देर में जो है वो चलना शुरू करता है या देर में
उसका गर्दन जो है वो स्टिल हो पाती है, रुक पाती है। इसका मतलब उसका जो कर्वेचर है वो देर में डेवलप हो रहा है। तो किसी का जब कर्वेचर देर में डेवलप हो रहा है तो उसको हमें डेवलप करने के लिए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट करेंगे, साथ में कंसप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल के पॉइंट को यहाँ पर लगाएंगे। कंसप्शन वेसल मतलब LU7, गवर्निंग वेसल यानी कि SI3 पॉइंट को हम लगाएंगे। इसी प्रकार ये तो मैंने आपको जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में बताया कि उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। और हाइट इंक्रीज में यहीं पर आ गया आपका, हाइट इंक्रीज में भी हम जैसे कि अगर किसी को कोई अगर हमें मुझे ऑर्गन पता लग गया तो उसको ट्रीट करेंगे। नहीं तो ये मैंने जैसे किसी का अनडेवलप्ड यूट्रस है तो उसको भी हमें ट्रीट करना पड़ेगा। हमें किसी का कर्वेचर डिलेड हुआ तो इसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। या सीधा हम मैंने आपको बताया कि आपको ऑर्गन सोर्स पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट इज अ बैटरी, it charged by the prenatal energy, cosmal energy and food energy, है ना। तो फूड एनर्जी से हम कैसे किसी ऑर्गन को ट्रीट करते हैं उसको मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी आपको हाइट आपकी इंक्रीज में प्रॉब्लम हो सकती है ना। इफ डिसीज इज ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस देन ट्रीट हार्मोन। हार्मोन को कैसे ट्रीट करेंगे? हमारे पास चक्रास होते हैं बॉडी के अंदर, यानी दीज 7 एनर्जेटिक स्पिरिचुअल व्हील्स होते हैं, being at a very base of our spine and traverse vertically to the crown of the head। वो हमारे वर्टिकली चलते हैं और क्राउन ऑफ द हेड पे जाते हैं। जैसे कि मैं ये स्वादिष्ठान चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, अजना चक्र और सहसा चक्र होता है। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये जैसे ये भी एक और मैंने फिगर लिया है 7 चक्र। जैसे मूलाधार हमारा जो जो है नीचे का चक्र है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा और सहसा चक्र है। इसमें हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर हमारी होती है। हर एक चक्र पे एक एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे टेस्टिकल एंड ओवरीज हो गया, पेनक्रियाज हो गया, किड एडिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, है ना, और पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड, ऐसे करके हमारे वो चक्रास होते हैं। तो हमें इन चक्रास को ट्रीट करने के लिए इनकी लोकेशन है, जैसे ये चक्र की लोकेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे कि आपका जो मूलाधार चक्र है, मैं इन चक्र की मैं बात करता हूँ। मूलाधार चक्र CV2 और CV3 के बीच में आता है। आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो CV4 और CV6 के बीच में आता है। मणिपुर चक्र इज ऑन CV12, अनाहत चक्र इज ऑन CV17, विशुद्ध चक्र CV22 और CV23 के बीच में आता है। और जो आपको जहां पर यिनतैंग पॉइंट आता है, जहां पर बिंदी लगती है, जो फीमेल बिंदी जहां पर लगाती है वहां पर यिनतैंग पॉइंट होता है, तो वहां पर हमारा जो है आज्ञा चक्र आता है, ठीक है ना। इन 6 चक्र को हम ट्रीट करते हैं। ट्रीट कैसे करते हैं? बॉडी पे यानी कि हैंड पे जो है ये इनकी लोकेशन है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा और अजना। अगर इन चक्रास की मैं एनर्जी निकालकर मैं ये ट्रीट करूंगा, जैसे कि मैं ये चक्रा मैग्नेट यहां पर लगाऊंगा, मूलाधार टोन ऑसिडेशन मुझे चेक करना पड़ेगा। जैसे टोन ऑसिडेशन, ये तो मैंने सब टोन मैग्नेट यहाँ पर लगाई हुई है, लेकिन आपको चेक करके लगानी है। टोन आएगा तो टोन मैग्नेट लगानी है, सीडेट आएगा तो सीडेट लगाना है। ऐसे स्वादिष्ठान में, ऐसे मणिपुर, ऐसे अनाहत, विशुद्ध और अजना चक्र पे आप ये लगाएंगे तो आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो ट्रीट हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको पहले जेनेटिक बताया, जेनेटिकल डिसऑर्डर, और फिर आपको दूसरा बताया मैंने हार्मोनल डिसऑर्डर, उसको कैसे ट्रीट करेंगे। किडनी एसेंस जो पॉइंट है वो इसके साथ भी लगेगा और किडनी एसेंस पॉइंट वहां पर भी लगेगा, क्योंकि हम जो जो हार्मोनल डिसऑर्डर है वहां पर भी हम किडनी एसेंस पॉइंट को यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो एडल्ट की हम बात करें तो उनको कुछ जो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि द पेशेंट हैव ए स्पाइनल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम किसी को हो सकती है, जैसे कि काइफोसिस है, स्कोलियोसिस है और लोर्डोसिस है। तो इसका भी हमें अगर क्योंकि अगर मेरा ये कर्वेचर ठीक नहीं है तो मेरी हाइट जो है कम हो जाएगी। तो अगर मैं इस कर्वेचर को कुछ ठीक कर दूंगा तो मैं मेरे जो हाइट ठीक हो जाएगी, यानी कि मेरे काइफोसिस है इसको मैं ट्रीट करूंगा, स्कोलियोसिस है इसको मैं ट्रीट करूंगा, यानी कि ये मैं तो इन सब से मेरी हाइट जो है वो जो है ठीक हो सकती है। तो जैसे कि ये काइफोसिस है, काइफोसिस में क्या होता है? काइफोसिस इन एन
एक्सेग्रेटेड काइफोटिक जो कर्व है आपका थोड़ा बाहर की तरह हंच बैक हो जाता है, थोरेसिक रीजन में हंच बैक हो जाता है, तो वो उसको हम ट्रीट करेंगे। इसको कैसे ट्रीट करना है, ये एक फिगर है जो कि हमने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से ली है। यहाँ पर हर फिंगर के ज्वाइंट पे दो दो वर्टिब्रा यहाँ पर दी गई हैं। तो अब अगर आपको काइफोटिक कर्व ट्रीट करना है तो ये जो है आपको, जैसे मिडिल फिंगर के तीनों ज्वाइंट पे, इंडेक्स फिंगर के आपके जो नीचे का ज्वाइंट है जिसको हम कफ ज्वाइंट बोलते हैं एज पर आयुर्वेदा, और आपको जो ये रिंग फिंगर है इसके वात ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट पे, दोनों हाथ की, एक ये मैंने एक पे बनाया है, दोनों हाथ की फिंगर पे इन ज्वाइंट पे, यानी कि मिडिल फिंगर के तीनों ज्वाइंट, इंडेक्स फिंगर का कफ ज्वाइंट और रिंग फिंगर का वात और पित्त ज्वाइंट पे मुझे मेथी की पट्टी लगानी होगी। काइफोसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने मैग्नेटिक ट्रीटमेंट भी दिया है, यानी कि मिडिल फिंगर ऑल ज्वाइंट 360 टोन 459 सीडेट, बोथ रिंग फिंगर वात एंड पित्त ज्वाइंट 360 टोन 459 सीडेट, बोथ इंडेक्स फिंगर कप ज्वाइंट 360 टोन 459 सीडेट। ये भी लगा सकते हैं अगर आप कंफर्म है। अगर नहीं है, अगर छोटे बच्चे का या किसी भी बच्चे का या बड़े का कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप मेथी स्ट्रिप भी लगा सकते हैं, मेथी स्ट्रिप भी वही काम करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको मेथी स्ट्रिप लगाने की सलाह दे रहा हूं। आप दोनों हाथ पे, मिडिल फिंगर पे, रिंग फिंगर पे और इंडेक्स फिंगर पे, जहां पर मैंने ये लोकेशन दी है वहां पर आप मेथी की जो स्ट्रिप को बाइंड कर लेंगे। चारों तरफ से आपको मेथी की स्ट्रिप लगानी है कि पूरा, यानी कि एक मेथी की लाइन जो है, एक वाटर जो सॉरी जो पेपर टेप आती है उस पर चिपकाएंगे आप मेथी की लाइन बनाकर और उसको यहाँ पर लगा देंगे। मेथी की लाइन कैसे बनानी है ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। अगर किसी को लोडोसिस है, अगर किसी को लोडोसिस है या किसी को स्कोलियोसिस है, लोडोसिस में क्या होता है कि आपका जो कर्वेचर है वो थोड़ा आगे की तरफ चला जाता है। ये आपका नॉर्मल स्पाइन है और ये आपका थोड़ा कर्वेचर थोड़ा आगे की तरफ चला गया। आगे की तरफ जाने का मतलब यह है कि आपका जो जो स्टोमक है, यानी कि आगे का जो पोर्शन है, कंसप्शन वेसल है, वो वीक है। कंसप्शन वेसल वीक है तभी तो आगे जाएगा। वीक में जो चीज वीक होती है उसकी तरफ वो आगे बढ़ जाता है। अगर ये टाइट होता है, ये कर्वेचर, ये यहाँ पे आपकी जो ये मसल्स टाइट होती तो ये आपका जो है, जो मसल टाइट होती है ये आगे नहीं जाता। तो ये आपकी मसल्स वीक है यहाँ पर, यानी कंसप्शन वेसल जो आपके फ्रंट ऑफ द बॉडी है वहां पर वीकनेस है, जिससे कि आपका ये लोडोसिस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें कंसप्शन वेसल को टोन करना होगा और गवर्निंग वेसल को मतलब यहाँ पे चेक करके, यानी कि LU7 को चेक करके और SI3 को चेक करके आपको पॉइंट लगाने होंगे, तो आपका लोडोसिस ठीक हो जाएगा और आपका कर्वेचर जो है वो सीधा हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा, स्कोलियोसिस की बात करें। स्कोलियोसिस में क्या होता है, आपका जो स्पाइन है तो साइड में जो है वो शिफ्ट हो जाता है, यानी स्कोलियोसिस इज एन एबनॉर्मल कर्व इन द स्पाइन। स्कोलियोसिस जो है लैटरल कर्वेचर होता है। इन द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल कर्वेचर अकरिंग 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन, ये 0.5% पॉपुलेशन में होता है ये लोगों में, और इसको फीमेल में भी होता है और मेल में भी हो जाता है। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसको ट्रीट करने का मैं आपको बताऊं, जैसे वही मैंने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर यहाँ पे लिया है। जो इंडेक्स फिंगर होती है उसमें तीनों ज्वाइंट, जो आपका थंब होता है उसके बोथ ज्वाइंट, है ना, उस पे मुझे मेथी की पट्टी लगानी होगी दोनों हाथ में, इंडेक्स फिंगर पे तीनों ज्वाइंट पे और बोथ थंब पे दोनों ज्वाइंट पे मुझे मेथी की पट्टी लगानी होगी। ठीक है ना। या ये ट्रीटमेंट भी मैंने लिखा है, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये कंफर्म है आपको तो, नहीं तो मेथी की पट्टी तो सबको आपको लगानी है। बोथ इंडेक्स फिंगर 247 सीडेट 358 टोन या बोथ थंब 2447 सीडेट 358 टोन। ये क्या काम करता है, आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है लंबर वर्टिब्रा में, ये ट्रीटमेंट जो है, और आपको जो है यहाँ पर जो ये जो है आपकी जो स्कोलियोसिस हो रहा है वो ठीक हो जाता है। हमें हाइट इंक्रीज में अगर मुझे बात करनी है तो हाइट इंक्रीज मतलब में मुझे यहाँ पे मेथी लगाना ज्यादा उचित होगा। अगर मैं यहाँ पे मेथी की पट्टी लगाऊंगा तो वो ज्यादा जो है आपको ठीक होगा, जिससे कि आपका ये जो जो ऊपर का वर्टिब्रा है, यानी जो काइफोटिक कर्व है वो, और आपका जो लंबर कर्व है वो आपको ट्रीट करना है साथ में हाइट हाइट इंक्रीजिंग के ट्रीटमेंट के साथ। तो अब आपका ट्रीटमेंट क्या हो गया, किडनी एसेंस ट्रीटमेंट हो गया, ऑर्गन सोर्स पॉइंट ट्रीटमेंट हो गया, LU7 और आपका SI3 ट्रीटमेंट हो गया, कंसप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल को, इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है ना। हार्मोनल डिसऑर्डर है तो आपको हार्मोन में जिन चक्रास को ट्रीट करेंगे।
और अगर आपको किसी बच्चे को आगे ऐसे बैठने की आदत है, झुक के बैठने की आदत है ना, या उसको बहुत, तो उसको भी ये ट्रीटमेंट भी हम उसको ऐड करेंगे। यानी कि काइफोसिस का जो ट्रीटमेंट मैंने बताया वो, और या मैंने आपको जो स्कोलियोसिस का जो ट्रीटमेंट बताया वो आपको ऐड करना होगा। तो ये आपका जो है पूरा एक ट्रीटमेंट हो गया कि आपको कैसे ट्रीट करना है हाइट इंक्रीज के लिए। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, आपको हाइट इंक्रीज के लिए सबसे पहले किडनी एसेंस के पॉइंट लगाने होंगे। उसके बाद आपको कंसप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल, जिसके 2 पॉइंट है, LU7 और SI3, इन पॉइंट की एनर्जी निकालकर चेक करके उस ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक है ना। जो ऑर्गन अगर कोई आ रहा है, जो जेनेटिक कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जो ऑर्गन वीक आ रहा है, तो उस वीक ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट को ट्रीट करना होगा। अगर आप ये कहे कि मुझे तो पता नहीं है कि मदर और फादर से कौन सा ऑर्गन जो है वीक आ रहा है, तो आपकी बुक के अंदर एक ये लिखा होगा कि आपको जैसे अभी मंथ चल रहा है, इस मंथ में कौन सा ऑर्गन क्रिएट होता है, इस कॉस्मिक एनर्जी में कौन सा ऑर्गन होता है ना। तो मुझे अभी वो मेरे पास बुक नहीं है तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। जैसे अब ये महीना चल रहा है, इस महीने के लिए मान लिया कि जैसे स्प्लीन जिम्मेदार है ना। मंथ ऑर्गन वाइज एक चार्ट दिया हुआ है। अगर नहीं आपको पता है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि वो चार्ट मुझे प्रोवाइड करें, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ये जो है चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं ट्रीटमेंट करूंगा पहले किडनी एसेंस, LU7, SI3, वीक ऑर्गन। तो अभी जो ये मंथ मंथ चल रहा है, इस मंथ में जो ऑर्गन का एनर्जी ज्यादा हो सकती है, उस मंथ ऑर्गन को मैं वहां पर उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट लूंगा। अगर मुझे वीक ऑर्गन पता है तो वीक ऑर्गन जो मुझे पता है मेरे मदर और फादर का, तो वो वीक ऑर्गन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट लूंगा। अगर मुझे नहीं पता है कि कोई वीक ऑर्गन आ रहा है, क्या जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है, तो मुझे हर ऑर्गन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट लगाना होगा, लेकिन मंथ वाइज लगाना होगा। जब जो इस मंथ में चल रहा है तो उस मंथ का लगाएंगे, अगले मंथ में जो आएगा उस मंथ का ऑर्गन सोर्स पॉइंट को मैं लगाऊंगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको यिन चक्रास लगाने हैं अगर हार्मोनल डिसऑर्डर है। और उसके बाद मैंने बताया कि आपको अपने जो कर्वेचर है, यानी कि जो काइफोटिक कर्व है, और आपको जो लोडोटिक कर्व है, या आपको स्कोलियोसिस है जो लंबर में या कहीं पर भी हो रहा है, उसको भी आपको ट्रीट करके रखना है, सीधा करके रखना है। या तो आपको पोस्चर सीधा रखना है, इसके लिए मैं एक्सरसाइज आपको बता चुका हूं कि आपको ऐसी एक्सरसाइज जो आपके जो मसल्स बनाए, जो आपके जो जो स्पाइन के आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो मसल्स है उसको आपको क्रिएट करे, बनाए, वो वाली एक्सरसाइज आपने करनी है, और साथ में ये ट्रीटमेंट भी आपने करना है। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि हाइट को कैसे इंक्रीज करें। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है कि ये कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है। जरूर ये आप लोगों के काम आएगी। और ये अभी मेरा चैलेंज है कि 3 महीने के बाद मैं आपको 2 इंच की हाइट अपनी बेटी में बढ़ा के दिखा रहा हूं। वो आपको बाद में, मैं आपको जब भी वो बढ़ जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर, तो मैं आपको शेयर करूंगा, व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगा और यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में अगली बार। धन्यवाद साथी।